इंटरफेरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक की जान बोल दो, यही है, इससे ही ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या सेकंड नंबर पर पोलराइजेशन से आता है, बट इससे तो पक्का आता है। क्लियर? और पूरे इंटरफेरेंस में केवल दो फॉर्मूले, एक YDSC का और एक किसका, दो के अलावा तीसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सारे काम उन्हीं से होंगे। क्लियर? तो पहला आप समझो कि इंटरफेरेंस के अंदर सबसे पहले कंडीशंस। क्लियर? यहीं से एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाता है कि भाई इंटरफेरेंस के लिए क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के साथ इंटरफेरेंस होता है। तो तीन इसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन का मतलब समझते हो? जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम बीट की बात करते हैं, विस्पंद की बात करी थी, तो हमने बोला था कि दो तरंगों में आवर्ती का थोड़ा अंतर होना चाहिए, तरंग एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। ऐसे ही मैं व्यतिकरण की बात कर रहा हूँ, व्यतिकरण की अपनी तीन शर्तें हैं। एक तो दो तरंगे जो इंटरफेरेंस शो करेगी, सुपर इम्पोज होकर वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? सेम डायरेक्शन ऑफ टू वेव। बोलो जो इंटरफेरेंस हमें देने वाली है, तो मैंने कहा तरंगों की दिशा, ठीक है, तरंगे समान दिशा, क्लियर, में मैंने कहा संचरित होनी चाहिए। ठीक है? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? पहली कंडीशन सेम, बोलो डायरेक्शन, क्लियर, ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है? पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। क्लियर? बोलो तरंगों की आवर्ती फ्रीक्वेंसी, क्लियर, ओके, समान मतलब सेम होनी चाहिए। क्लियर? और तीसरी शर्त क्या है? कि तरंगे कला शब्द स्रोत। क्लियर? ओके, मैंने आपको कल ही बता दिया था वर्ड, बोलो सोर्स। क्लियर? ओके, से उत्पन्न हुई होनी चाहिए, या मैं इसकी जगह लिख देता कि दोनों के बीच, दोनों तरंगों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में है? तो ये तीन शर्तों को लेकर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि व्यतिकरण के लिए होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अंतर, कला संबंध स्रोत, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आयाम बराबर ऑल, तो इसमें आंसर क्या होगा? कला संबंध स्रोत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोलो तो सेम होनी चाहिए। और एम्पलीट्यूड का ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम होगा तो भी चलेगा, डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। मैं आपको जब भी इसके बारे में बातें बताऊंगा तो अलग अलग भी बताऊंगा और सेम भी बताऊंगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया। मैंने कहा यार इन तीनों शर्तों को पालन करते हुए हम इंटरफेरेंस की स्टडी करना चाहते हैं, तो बोलो हमें क्या लेना पड़ेगा? एग्जाम्पल। क्लियर? मैंने ली ये एक तरंग y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। क्लियर? अच्छा, मैंने ली फिर एक और तरंग y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बात समझ में आए? बोलो ओके। मुझे क्या पता चला? फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है। और मैंने बोला कला संबंध स्रोत से उत्पन्न हुई है, इसका मतलब ये जो फेज डिफरेंस है जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। अच्छा, अब मैं अभी आपको पहले जनरल स्टडी करा रहा हूँ, फिर जब मैं दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक संपोषी और एक विनाशी, तब यहाँ पर किस में यहाँ क्या आएगा तो वो होगा, वो हम देखेंगे। बोलो बात समझ में? ओके। अब मैंने कहा ये दो वेव जो है, जो तीन कंडीशन इंटरफेरेंस की होनी चाहिए उसको फिलफिल कर रही है, ये सुपर इम्पोज होगी, अध्यारोपित होगी, हमें एक फाइनल वेव मिलेगी जो व्यतिकरण घटना को दर्शाएगी। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत से, अकॉर्डिंग टू सुपर इम्पोज प्रिंसिपल, क्या करूंगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2,
यही होता है, बोलो बात समझ में, कि सुपर इम्पोज प्रिंसिपल क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है पूरी फिजिक्स में जब भी मेरा सिद्धांत लगे तो मेरा सिद्धांत एक ही है, अध्यारोपित होने वाली तरंगों का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम फाइनल वेव की डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। यही मैंने आपको बोला कि परिणामी तरंग का विस्थापन अध्यारोपित होने वाली तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है, चाहे वो तरंग सेम डायरेक्शन में आए चाहे अपोजिट जाए, अलग अलग फिनोमेना में अलग अलग होता है। ठीक है, चलो दोनों तैयार। मैंने कहा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बात समझ में, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद जो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y बराबर A साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो बताओ ये जो A है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। बोलो बात समझ में, यानी परिणामी तरंग का परिणामी आयाम। क्लियर? तो मैंने कहा ये A क्या है, बोलो, यहां मैंने कहा यहाँ जो A है वो क्या है, परिणामी तरंग व्यतिकरण, अरे व्यतिकरण, क्लियर, तरंग का आयाम। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो, मैंने कहा एम्पलीट्यूड, क्लियर, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्लियर, रिजल्टेंट इंटर, मैंने कहा रिजल्टेंट इंटर बुलोफेरेंस वेव। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई, बोलो ओके। तो ये क्या होता है, ये होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बोलो 2A1 A2 कॉस थीटा का रूट। ये वो होता है जो मैंने यहाँ पर, बोलो, इस फॉर्म में लिखा है। मतलब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक्चुअली रिजल्ट आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1, अरे A1 A2 कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। क्लियर? साइन ओमेगा टी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, A लिख दिया, और A को वापस यहाँ पर बताया तो ये लिख दिया। बात समझ में आया, बोलो। ये वो पहला फॉर्मूला जो हमें याद होगा तो हमारा सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा A1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव या एक, बोलो, तरंग का आयाम। A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। क्लियर? और ये क्या है, रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर, चूंकि मैंने कहा तीव्रता, क्लियर, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। क्लियर? तीव्रता मतलब इंटेंसिटी वो होती है आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो मैंने कहा यार ऐसी बात है, क्लियर, ऐसी बात है, ऐसी बात अगर है तो मैं ये जो रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है उसकी जगह मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ। किसका फॉर्मूला बना सकता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। कैसे बनाऊंगा, इधर देखो, अगर इस रूट को हटाऊं तो बताओ A स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो, लिख सकता हूँ। अच्छा, इस A स्क्वायर की जगह I नेट लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। अच्छा, इस A1 की जगह I1 लिख सकता हूँ। अरे बोला ना मैंने अभी आपको कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्लियर? आई नेट होगा तो A कैपिटल स्क्वायर, I1 होगा तो A स्मॉल A1 स्क्वायर। अरे समझे, तो जहाँ A1 स्क्वायर है वहाँ I1 लिख सकता हूँ, जहाँ A2 स्क्वायर है वहाँ I2 लिख सकता हूँ। 2 जो A1 है वहाँ रूट I1 लिख सकता हूँ, जो A2 है वहाँ रूट I2 लिख सकता हूँ कॉस थीटा। पहले बताओ ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, इससे बनाया। क्लियर? क्या इससे मैं वापस ये बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ। बताओ, इस एक I की जगह क्या लिखूंगा, A स्क्वायर। ठीक है, इस I1 की जगह क्या लिखूंगा, A1 स्क्वायर, इस I2 की जगह क्या लिखूंगा, A2 स्क्वायर, 2 की जगह 2 रूट I1 मतलब A1 ही लिखूंगा क्योंकि I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर है, तो A1 की जगह मतलब क्या हुआ, रूट I1। क्लियर? समझे नहीं समझे? पहले बताओ ये मैंने कैसे किया, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कहानी समझ में आई? आगे बढ़े, इनका मैं बार बार यूज करने वाला हूँ। ये A और ये I कौन है, समझ में आया?
ए का मतलब क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आई का मतलब क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, किसकी बोलो, इंटरफेरेंस की। क्लियर, ओके। और इन्हीं का यूज करके हम बहुत सारी चीजें अभी निकालेंगे। अभी एक बार मैंने आपको क्या बताया, वापस आ जाओ। हमने कहा हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। क्लियर, इंटरफेरेंस जो है टॉपिक, उसके दो ऐसे सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला सेगमेंट इंटरफेरेंस की कंडीशंस, इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस के टाइप, उन टाइप के रिजल्ट, वो सारी बातें और उनके बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन, ये एक वैरायटी हो गई। क्लियर। फिर इंटरफेरेंस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बोलो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC। YDSC क्या है, YDSC ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, YDSC ने फ्रिंज विड्थ कैसे बताई, ये ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, बोलो डार्क फ्रिंज क्या होती है, उसकी सारी बातें करना, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करना, फ्रिंज विड्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, उनके क्वेश्चन, वो है इसका एक पार्ट। बात समझ में। अगर एग्जामिनर इंटरफेरेंस से क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर सोच लिया मुझे तो दो इंटरफेरेंस से ही क्वेश्चन बनाने हैं, तो एक कहाँ से बनाएगा, जो मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ, एक कहाँ से बनाएगा, YDSC से। क्लियर, मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। तो हम पहले बेसिक सीख रहे हैं, बोलो YDSC बात की चीज़ है भाई। पहले मैं इंटरफेरेंस की कंडीशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उसके टाइप, टाइप की सारी स्टडी, उसके बनने वाले क्वेश्चन सब करूं, तब मैं एक्सपेरिमेंट पे आऊंगा। तब मैं किस पे आऊंगा, एक्सपेरिमेंट पे। क्लियर। तो अभी मैं आपको इंटरफेरेंस का पहला पार्ट स्टडी करा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये कंडीशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंडीशन याद होनी चाहिए। हर एक फिनोमिना की अपनी कंडीशंस होती है, तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, बोलो। पहली क्या है, तरंग एक ही दिशा में संचरण करना चाहिए। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। और तीसरा कौन से सोर्स से उत्पन्न होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। क्लियर, नोट करोगे। ओके। किया ये नोट, बोलो ओके। क्या गुड़िया, गुड़िया, हाँ। A1 लिखा या A2 लिखा, भाई तो फेज डिफरेंस है। अरे एक में लिखूंगा तभी तो अंतर आएगा ना। मेरी बात समझे, बोलो। फेज डिफरेंस का मतलब समझते हो, बोलो। इसका जीरो है, इसका पाई है। सपोज दैट फाई किसी के पाई है, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई। और समझे, समझे, बोलो ओके। यहाँ फाई वन लिखूंगा, यहाँ फाई टू लिखूंगा, अंतर तो बोलो अंतर ही होगा। यहाँ लिख दिया पाई, यहाँ लिख दिया टू पाई, तो अंतर कितना हुआ, पाई। बात समझो ना। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन टू वेव, दो तरंगों के कला का अंतर कलांतर कहलाता है। ठीक है।
अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम है, कैसे पता चल रहा है? दोनों में एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम। ये भी 2 पाई n है और ये भी 2 पाई n है। क्लियर? ओके, देखो मैं चाहता तो ये डायरेक्ट लिख सकता था फॉर्मूला, मेरी बात समझो। मैंने आपको कंडीशन भी याद करानी है और थोड़ा आपको इंटरफेरेंस में क्या होता है, वास्तव में ये कंडीशन क्या है, ये सब मैंने ऐसे आपको लिखा। आपकी काम की चीज़ तो यही है ना, जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, और उन्हीं को तो यूज करने वाला हूँ ना मैं। बात समझो ना? ओके, ये तो एक बार समझने के लिए, बाद में काम तो मैं बार बार ए और आई उन्हीं का यूज करूंगा। ओके, ये वापस यहाँ क्यों लिखा समझ में आया कि ये जो ए है वो रियल में डेरिवेशन के बाद ये आता है, इसकी जगह में ए लिखते हैं, तो ए और ये सेम हुआ, तभी तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख पाया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है? हो गया नोट? बोलो। अब ध्यान देना, ये ऐसे क्यों किया समझ में आया? इससे ये मैं इंटर कन्वर्जन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार। ओके, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, दो तरह का व्यतिकरण होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, अरे व्यतिकरण। क्लियर? ओके, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? ओके, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। क्लियर? ओके,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इन दोनों की हमें अच्छे से स्टडी करनी है। क्लियर? ओके। और वो भी हम करेंगे कंपेरेटिवली स्टडी। कैसी करेंगे बोलो? कंपेरेटिवली स्टडी। क्लियर? अभी हम टोटली थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल सेक्शन स्टडी करेंगे, और थ्योरी में से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अप्लाइड सारे हम बोलो न्यूमेरिकल में करेंगे। क्लियर? तो आज इंटरफेरेंस की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बात समझ रहे ना, और कल लूंगा मैं सारा न्यूमेरिकल सेक्शन की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इधर क्या लिखूंगा मैं बोलो? समपोषी व्यतिकरण, और व्यतिकरण। ओके, अच्छा, CI लिख दो, समझ जाओगे क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? इधर लिख दो विनाशी, अरे विनाशी व्यतिकरण। क्लियर? ओके, क्या लिख दूं मैं बोलो? DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? मुझे करानी है कंपेरेटिवली स्टडी। आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पॉइंट्स। क्या ले लेता हूँ? पॉइंट। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट, क्लियर, मैंने लिखा कलांतर। क्लियर? कलांतर मतलब क्या? फेज डिफरेंस। आपको ये वर्ड अच्छे से कल क्लियर है बोलो? ओके। कौन है जो कल नहीं आया था? हाथ खड़े करना जरा। ओके, थोड़ी फीलिंग्स कम आएगी, बात समझ लो ना, ठीक है, बट कोशिश मैं करता हूँ। पहले बताओ डेल्टा फाई। ओके, देखो, मैंने जब इंटरफेरेंस अभी पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये दो तरंगों के बीच में ये लिखा। क्लियर? अब मैं कह रहा हूँ इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। बोलो कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब 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 ये जो फेज डिफरेंस है वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, आगे डैश 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 कर दूं, 8 पाई, 10 पाई ऐसा होगा, तब ये वाला इंटरफेरेंस होगा। क्लियर? अब मैंने कहा ये वाला, मैंने एक पॉइंट उधर लिख दिया, समझ के बोलो? ओके, ये वाला कब होगा? जब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, बोलो समझ गए? इस तरह का होगा तो ये वाला होगा। बोलो बात समझ में? इसका मतलब एक राज की बात समझ में आई। अगर दो तरंगों में कलांतर हो ही नहीं तब भी ये होगा, 2 पाई हो तब भी ये होगा, 4 पाई हो तब भी ये वाला होगा। ये वाला मतलब इसको मैं स्टडी कराने जा रहा हूँ, वैसे रिजल्ट आएंगे। और अगर पाई हो तो ये वाला होगा, ऐसे। ठीक है? अच्छा, अगर हमें पहला पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें मैं उससे निकालूंगा। क्लियर? जैसे मैंने लिखा पथांतर। क्लियर? पथांतर मतलब क्या होता है? पाथ डिफरेंस। क्लियर? वर्ड मैंने कल अच्छे से बताए थे। अब आप बताओ, मुझे कोई कहे एग्जाम में कि किस पाथ डिफरेंस पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मुझे कलांतर पता है तो पथांतर में निकाल ही लूंगा। अरे निकाल लूंगा, नहीं निकाल लूंगा? बताओ, यहाँ क्या लिखूं? 0। यहाँ क्या लिखूं? लैम्डा। यहाँ क्या लिखूं? 2 लैम्डा। यहाँ क्या लिखूं? 3 लैम्डा। अरे समझ नहीं समझ रहे हो? क्योंकि कल मैंने बताया था आपको कि अगर कलांतर दे दे तो पथांतर निकालना चाहिए, पथांतर दे दे तो कलांतर निकालना चाहिए। बात समझ में? आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाए किस पथांतर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक दे दे λ/2, एक दे दे लैम्डा, एक दे दे λ/4, एक दे दे बोलो आपका 3 λ/2। तो बताओ किस पे होगा? लैम्डा। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? किस पथांतर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? तो जो मैंने बताया उसमें से कोई भी ऑप्शन हो उसको टिक कर सकते हो। क्लियर? इधर बताओ, पाई है तो क्या लिख दूं? λ/2। 3 पाई है तो 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2। पहले बताओ ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आया? कल मैंने इंटर कन्वर्जन सिखाया था। अगर मैं पहले कल बेसिक नहीं सिखाता तो फिर तो आप ये रटते ही रहते। अच्छा, ऐसा λ/2 पाई, एक बोलो हमें पता हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। ओके,
अच्छा, दूसरा पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? यानी मुझे क्या पता चला, अगर 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा अगर फेज डिफरेंस होगा तो मुझे कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। क्लियर? ओके, और ये वाले होंगे तो ये वाला मिलेगा। बात समझ में आए? ओके, फिर अभी तो हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, बाद में YDSC बताएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। पर्दे पर जो ब्राइट फ्रिंज मिलने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क फ्रिंज मिलने का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक्सपेरिमेंट में YDSC बताएगा। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव। रिजल्ट की बात एक्सपेरिमेंट में करेंगे। क्लियर? पहले बताओ, दो बातें समझ में आई बोलो? ओके, अब मैंने कहा ये हमारा चल ही रहा है, बोलो क्लियर? यहाँ पर मैंने कहा बोलो परिणामी आयाम। क्लियर? मैं किसकी बात करना चाहता हूँ? रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड की। पहले बात करूं कंस्ट्रक्टिव में, फिर बात करूं डिस्ट्रक्टिव। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू, थोड़ा और बड़ा लिखूं, इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 cos थीटा का रूट। क्लियर? यही बताया मैंने आपको। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ, बताओ कंस्ट्रक्टिव में थीटा क्या हो सकता है? 0, 2 पाई 4 पाई ऐसा होगा, बोलो क्लियर? तभी तो होगा ना। तो मैंने कहा यार मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती, पक्का होती है कि नहीं होती बोलो? हाँ या ना? अच्छा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, cos 2 पाई की क्या होती है? अरे वो भी 1 ही होगी ना। cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होगी ना। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? बात तो वही है ना, वहीं आ गया हूं मैं। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, यहां से चालू किया, यहाँ आ गया, कितना हुआ? 2 पाई, वापस चालू हुआ, यहाँ आ गया, कितना हुआ? 4 पाई। अरे तभी तो सबके रिजल्ट सेम आते हैं। कुछ बात समझ में आए बोलो? ओके, आगे बढ़े। यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो? ये कोस 0, 1 लिखा, बहुत सारे सरप्राइज नजर से देख रहे हैं, क्या पहली बार लिखा क्या? और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? ओके, ए इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 का रूट। ऐसा कर सकता हूं मैं, बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैथ्स कहता है इसको आप ऐसे भी लिखो, कोई रोक नहीं सकता। मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा, A1 प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर टू A1 A2। हाथ खड़े करो, किस किसने बचपन में ही पढ़ा है? ओके, चलो अच्छी बात है। अब ये स्क्वायर नहीं, ये रूट हटा दूं, तो मैंने कहा ए इक्वल टू क्या आ गया? A1 प्लस A2। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है? दो तरंग जिनका एम्पलीट्यूड पता चल जाए उनका सम कर दो, रिजल्टेंट आ जाएगा। बोलो बात समझ में आए बोलो? ओके, अगर मैं यहाँ पर कहूँ इफ A1 बराबर A2 बराबर A, तो बताओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2A। बोलो बात समझ में? मतलब हम डिसिमिलर की भी स्टडी कर रहे हैं, सिमिलर की भी स्टडी कर रहे हैं। इसलिए इंटरफेरेंस में फिक्स नहीं है कि एम्पलीट्यूड समान होना चाहिए। समान हो तो भी चलेगा, असमान हो तो भी चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इधर बात करूं, पहले बताओ फॉर्मूला लिखूंगा, ए बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 cos थीटा का रूट। क्लियर? ये तो फॉर्मूला है, बोलो बात समझ में? अब मुझे बताओ, मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, बताओ वो कब होगा? जब पाई 3 पाई 5 पाई, हाँ बहुत है, इनमें से हो। क्लियर? अच्छा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? -1। और cos पाई की वैल्यू क्या होती है? किस किस को पता? हाथ खड़े करो। चलो, अब पता रहेगा। अरे अब पता रहेगा ना, ये तो फैक्ट पता होना चाहिए। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? और cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। पता होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है। ओके, A1 A2 लिख दूं यहाँ पर -2A1 A2, ऐसा लिखा चलेगा? बोलो क्लियर। ये माइनस कैसे आया, समझ में आया? बोलो। यहाँ पर कोस पाई की वैल्यू -1 लिखूंगा, प्लस माइनस 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 हो गया। ओके, अच्छा मुझे बताओ, इसकी जगह ये या लिखना पड़ता है। क्लियर? बोलो A1 -A2 का स्क्वायर का रूट, बोलो ऐसे आएगा, बचपन में पढ़ा है। बोलो A1 -A2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। क्लियर? ये तो पढ़ा ही होगा बचपन में। अच्छा फिर बताओ, ये हट जाएगा तो A, बोलो क्या आ जाएगा? A1 माइनस A2। अच्छा हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा। दो चीजों का मैक्सिमम कब मिल सकता है? जब मैं दोनों को जोड़ दूं। और मिनिमम कब मिल सकता है? जब मैं उनको घटा दूं। बात समझ में? ये मिनिमम होगा। क्लियर? और अगर 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 इफ करूं मैं, क्लियर, इफ A1 बराबर A2 बराबर A, तो बताओ A मिनिमम क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2A मिल सकता है और मिनिमम 0 मिल सकता है। ओके, आगे बात करते हैं नंबर 4। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की पूरी बातें कर रहे हैं। यहां पर लिखा मैंने परिणामी आवर्ती। क्लियर? बोलो रिजल्टेंट। क्लियर? इंटेंसिटी। क्या लिख रहा हूं? बोलो इंटेंसिटी। क्लियर? ओके, तो मैं आई की बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, पहले बताओ, मेरे दिल दिमाग में इंटरफेरेंस की रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू I1 I2 टू रूट I1 I2 और कॉस थीटा। है कि नहीं? है बोलो क्लियर? अभी बताया ना मैंने आपको। बोलो क्लियर? मतलब ये मैं जो भी कर रहा हूँ वो तो मैं अप्लाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने काम की बात थी वो पहले बताई, उसको अब यूज कर रहा हूँ। क्लियर? पहले बताओ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसा होगा तभी होगा। तो मैंने कहा कोस 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बोलो क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा यार मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। क्लियर? ऐसे भी कर सकता हूँ। पहले बताओ, ऐसे करूंगा चलेगा? हाँ या ना? आया कि नहीं आया समझ? बोलो ओके। अच्छा, ये जो भी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैंने कहा इफ I1 बराबर I2 बराबर I। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर I मैक्सिमम। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर करूं I का रूट, बोलो प्लस I का रूट, बोलो स्क्वायर। क्लियर? मैंने कहा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रूट I, बोलो स्क्वायर। क्लियर? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और I रूट का स्क्वायर क्या होगा? I। इसका मतलब ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंटरफेरेंस की फिनोमिना में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना मिल सकता है? 2I 4I 6I 4I। 4I कैसे आया समझ में? मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिल सकती है? 4I। बोलो ये 4I कैसे आया समझ में आया? बोलो आपको। ओके, डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, ये मैं कंडीशन के साथ कर रहा हूं। कंडीशन मतलब समझे? इफ I1 बराबर I2 बराबर I, तो मैक्सिमम मुझे कितना मिल सकता है? 4I। ओके, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा, ये तो हमारा है ही है। बोलो क्लियर? अच्छा, इफ मैंने कहा यहाँ पर पाई, 3 पाई, 5 पाई, बोलो क्लियर? ऐसा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा यहाँ पर आई, बताओ यहाँ पर मैं जानता हूँ कोस। अच्छा अब तो मैं आपसे पूछता हूँ कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? कह दो हमें नहीं पता, और अभी तो बताइए ना। ओके, देखो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, सक्सेसफुल कौन बनता है? जिसको कोई चीज नहीं पता है वो ठीक है चलेगा, पता चलने के बाद भी नहीं पता है, पता चलने के बाद अगर पता होगा उसका यूज करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा। और हमेशा ही मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, 10 बार पता तो 5 दिन बाद वापस मुझे तो नहीं पता, इसका मतलब वो कोई भी चीज को होल्ड ही नहीं करना चाहता अपने पास। क्या नहीं करना चाहता? होल्ड, दिमाग में रखना ही नहीं चाहता। बात समझ ना? तो मैंने क्या कहा, आपको पहले कुछ भी नहीं पता हो सब चलेगा,
लेकिन बताने के बाद नहीं पता हो तो नहीं चलेगा। बात समझ में? मैंने आपको बता दिया तो अब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या लिखूं? I1 प्लस I2 माइनस 2 I1 I2। क्लियर? नो प्रॉब्लम, बोलो बात समझ में? अच्छा, आई मिनिमम। क्लियर? आई मिनिमम मैंने कहा क्या करूंगा? रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। क्लियर? यही करूंगा। और इफ मैंने कहा यदि I1 बराबर I2 बराबर I हो, ये एक तरह से क्वेश्चन ही है, बोलो। क्लियर? जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा? 0। मतलब विनाशी के अंदर मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? 0। और कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? 4I। बात समझ में आई, बोलो आपको? क्लियर? अच्छा, अब दिमाग में आता है सर आपने ये ऐसे क्यों स्टडी करा रहे हो? हमारा तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, हमें तो ये डायरेक्टली लिखा देते। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हम आइडियली स्टडी करते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। क्लियर? ओके, वो हम स्टडी करते हैं। एग्जामिनर वहाँ होशियार, अच्छा तो है ना, पढ़ के आता है, रट के आता है। मैं तेजे दे दूंगा फेज डिफरेंस कुछ और। बात समझ में आए? आपको दे दिया 60 डिग्री। कितना दे दिया? 60 डिग्री। बताओ फिर बिना इसके आप कर सकते हो क्या? बोलो, बिना आप इसके कर सकते हो क्या? बोलो। ये तो हम बचपन से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं। क्या थीटा 60 की वैल्यू नहीं हो, कोस 60 की वैल्यू नहीं होती क्या? क्या कोस 45 की वैल्यू नहीं होती है? कोस 30 की वैल्यू नहीं होती है? मेरी बात समझ लो। क्या उनमें रिजल्ट फिर ऐसे ही आएंगे क्या? नहीं आएंगे। मेरी बात समझ में? मैंने क्या पूछा? बोलो वैसा उसका पूछने का चांस 1% है। 99% जो हम आइडियली स्टडी करते आ रहे वही हम कर रहे हैं, वही पूछा जाता है। लेकिन 1% भी सोच ले, एग्जामिनर ने कहा दो इंटरफेरेंस करने वाली तरंगे एक ही दिशा में है, फ्रीक्वेंसी सेम है, कला संबंध से उत्पन्न हुई है और दोनों के बीच कलांतर आपको दे दिया 60 डिग्री। कितना दे दिया? 60 डिग्री। बताओ परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसने बोला दो तरंगे सब तरह से सेम है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ए। यहाँ पर भी क्या हो गया? ए। यहाँ पर भी क्या हो गया? 2। यहाँ पर भी क्या हो गया? ए। यहाँ पे भी क्या हो गया? ए। यहाँ लिखोगे cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और क्या होती है? 1/2। फिर आप उसको सोल्व करके जो ऑप्शन होगे वो टिक करोगे। मेरी बात समझ में आई? ये है ओरिजिनलिटी। बात समझ लो ना? ये तो हम स्टडी करते हैं बिकॉज हमारी दो ही टाइप के कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। बस वो तो हमें पढ़ना ही है, वो दो टाइप के होते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो मैंने आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट बोलो आपको ये बताया, ये बहुत काम की चीज़ है। मैंने इस पे स्टार लगाया, इस पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं दो फॉर्मूले याद करो। एक याद करो, दूसरा कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट मैंने कैसे किया समझ में आया? बोलो ओके। ने कि मैं चाहता हूं आपको ये भी याद करो, ये भी क्यों भाई करे, ये और ये तो एक ही है, इसको मैं इसमें कभी भी कन्वर्ट कर लूंगा। बात समझ में आई? बोलो आपको मैंने आपको इंटरफेरेंस का बेसिक बताया, समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? आपने यहां तक नोट कर लिया था? ओके, यहां से नोट करो। ओके,
ओके, बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो नेक्स्ट करूं? ओके, नेक्स्ट करूं? ओके, ओके,
ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में कितनी हो सकती है 4i और मिनिमम 0। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a और मिनिमम 0। क्लियर? ओके। जो आज मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है इससे जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं कल हम सारे वैरायटी के क्वेश्चन बैंक लेंगे। क्लियर? आज थ्योरी पढ़ाई और इस थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि एक फॉर्मूला याद रखना है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, उससे आप सब चीज़ निकाल सकते हो। क्लियर? ओके। तो यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो? इसका कल क्वेश्चन सेक्शन लेंगे क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली क्वेश्चन ही आता है। क्लियर? और जब मैं क्वेश्चन सेक्शन करा दूंगा तो प्रैक्टिस शीट में बोलो सारे वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, जो बोलो वो आप कर लोगे अप्लाइड, तो आपको इंटरफेरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा।